Hello friends, myself Rahul Advocate, and I do have more than 11 years experience in the field of direct and indirect tax. This is my YouTube channel, and we generally upload 4 to 5 videos related to ROC, income tax, TDS, GST and all in a week. Okay, so वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ रहा है, इसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के लाइव सेशन में। जैसा कि हमने आपको 2-3 दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले ही क्वेरी रेज कर दी थी, राइट? सो मैं एडवोकेट राहुल अग्रहरी, जो आप यूट्यूब चैनल देखते हैं उसमें मैं और मेरी टीम प्रॉपर हम अपने पूरे एफर्ट्स लगा के हम आपको वीडियो शेयर करते हैं, राइट? और आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। सो अभी हमने स्टार्ट करा है कि हम एक लाइव सेशन करेंगे, और पहला लाइव सेशन है हमारा। सो अभी आज के टाइम में जो भी चेंजेस आए हुए हैं इनकम टैक्स, जीएसटी एंड आरओसी मींस एमसीए पे, तो आज का टॉपिक वही है, जो भी चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स वेलकम आवर कोलीग्स हु इज क्वालिफाइड सीएस मिस्टर रुद्रनाथ शर्मा। वेलकम मिस्टर रुद्रनाथ शर्मा। सो लेट्स रुद्रनाथ शर्मा आपको अपने बारे में बताएंगे। ओके? Yes, thank you, Rahul. Rahul is already some brief about myself. My name is Rudna Sharma. I'm a qualified company secretary, and I have 8 to 9 years of experience in this compliance and legal everything ROC. So initially, I started my career with Jindal JSS Steel Italia, where I and Rahul both are colleagues, and we work together, and we have a good time in JSS Steel Italia. It's an associate company of Jindal Steel. So at that time, I was working as a company secretary. So every particular, not particular, we have to do lots of things regarding compliance of ROC, income tax, GST was also introduced in 2017. So, and then after I worked with Vedika Credit Capital for 2 years. It's a MFI microfinance loan, and they have also financing 2-wheeler, 3-wheeler. They have micro enterprise loans, micro housing loans. And right now I'm working with, as Rahul is already told you, we will talking about whatever the new changes and the circular come in the month of April, and what are the new things. So we will give you some highlights on it, or brief things, what are the changes and how it impact our working. So I request Rahul, please start with the income tax. Rahul, please. Okay, thank you. सो हेलो एवरीवन, जैसा कि रुद्रनाथ सर ने बताया कि अभी मैं इनकम टैक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो भी चेंजेस हुए हैं। तो चलते हैं हम सर्कुलर पे। ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 8/2021, जो 30 अप्रैल 2021 को सीबीडीटी ने इशू करा था, राइट? इसका सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम्स लाइंस रिलेटेड टू सर्टेन कंप्लायंसेस बाय द टैक्स पेयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द व्यू ऑफ सेवरल पैंडेमिक। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ direct tax in exercise of its powers under section 119 of Income Tax Act provides following relaxation in respect of the income tax compliances by the taxpayer. Okay, so इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने अपने पावर्स को यूज करते हुए कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं टैक्स पेयर को। ये आगे एक एक करके 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 रिलैक्सेशन है अलग अलग। मैं आपको एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले पे हम चलते हैं, सबसे फर्स्ट हम चलते हैं अपील ऑफ कमिश्नर्स अपील अंडर चैप्टर 20 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 for which the last date of the filing under that section is 1st April or thereafter may be filed within the time provided under that section or by 31st May 2021 whichever is later। ये फर्स्ट पहले जो रिलैक्सेशन है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी कमिश्नर की अपील है, अगर उसकी लास्ट डेट रिटर्न ऑफ फाइल, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग, उसकी फाइलिंग की लास्ट डेट अगर आपकी 1 अप्रैल है थी
या उसके बाद थी, तो उसको बढ़ा के 31 मई 2021 या लेटर, विच एवर लेटर का मतलब है कि अगर 1 अप्रैल को ना देकर आपकी 2 जून थी, तो आपको 31 मई लास्ट डेट नहीं होगी, 2 जून ही लास्ट होगी। तो इसलिए ये बताया गया 31 मई विच एवर इज लेटर। ठीक है, अब सेकंड पे हम चलते हैं, ऑब्जेक्शन ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल DRP अंडर सेक्शन 144C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 for which the last date of the filing under that section is 1st of April 2021 or thereafter may be filed within the time provided under that section or 31st May whichever is later। दोनों की डेट सेम है, बट ये जो सेक्शन है DRP सेक्शन कि अगर आपके कोई ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसके अगेंस्ट में 144C के अगेंस्ट में आप DRP में उसके रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसकी डेट को बढ़ा के, अगर 1 अप्रैल है तो उसकी बढ़ा के 31 मई कर दी गई है, और उससे लेट है तो वो लेटर मानी जाएगी, राइट। थर्ड पे हम चलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न इज रिस्पॉन्स in response to notice under section 148 of the Income Tax Act 1961 for which the last date of the filing of return of income under that the said notice is 1st April or thereafter may be filed within the time allowed under that notice by 31st May 2021 whichever is later। इसमें बताया गया 148 क्या होता है, 148 होता है असेसमेंट और रीअसेसमेंट। अगर आपको असेसमेंट का कोई ऑर्डर मिला है और उसमें आपको बोला गया है कि आपको अपनी, ये देखिए यहाँ पे लिखा फॉर विच द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, यहाँ रिटर्न ऑफ इनकम की बात करी गई, उसमें ये बताया गया कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम में आपको चेंजेस करने हैं और उसकी लास्ट डेट बताई गई है कि 1 अप्रैल है, तो वो डेट चेंज करके 31 मई कर दी गई है। अगर लास्ट डेट 31 मई के बाद होती है तो वो मानी जाएगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम डी में, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4 और रिवाइज रिटर्न अंडर सबसेक्शन 5 of section 139 of Income Tax Act for assessment year 2020-21 which was required to be filed on or before 31st March 2021 may be filed on or before 31st May 2021। अभी कई लोग को प्रॉब्लम आई थी कि लास्ट डेट में ना 31 मार्च को जो इनकम टैक्स की रिटर्न थी वो भर नहीं पाए थे, तो अभी ये ओपन हो चुका है, तो वो चाहे तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या तो वो 4 में फाइल कर सकते हैं। 4 का मतलब होता है, सबसेक्शन 4 का मतलब होता है कि आपने रिटर्न बिलेटेड करी है, जो टाइम पीरियड था उससे लेट में करी है, तो आप 4 में जाए, और आपने रिटर्न भर रखी है बट उसमें कुछ चेंजेस करने थे आपको, तो सबसेक्शन 5 में जाके आप 139(5) में जाके आप रिटर्न 31 मई तक कर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न, राइट। और कौन से असेसमेंट ईयर की, 2020-21 की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA, 194IB and section 194M of the Income Tax Act 1961 and filing of challan cum statement for such tax deducted which are required to be paid and furnished by 30th of April 2021 under Rule 30 of the Income Tax Rule 1962 may be paid and furnished on or before 31st May 2021। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो सेक्शन है ना TDS, ये TDS के चेंजेस हैं, तो ये जो चेंजेस हैं सेक्शन है 194IA, 194IB, 194M। 194IA क्या होता है कि पेमेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट करी है, राइट, अगर आप बायर हैं और आपने 50 लाख से ऊपर की पेमेंट करी है तो आपको 1% TDS काटना है, राइट। तो उसकी डेट क्या होती है, आपने जिस मंथ में आपने पेमेंट करी है उससे नेक्स्ट मंथ में आपको 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होती है, राइट। तो अगर 30th अप्रैल आपकी लास्ट डेट है तो वो 31 मई कर दी गई है। ये तो रहा 194IA। अब हम चलते हैं 194IB। 194IB क्या होता है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल या HUF के द्वारा रेंट पे किया जाता है 50,000 पर मंथ से ज्यादा, अगर 50,000 पर मंथ से कम करते हैं तो आपको 194IB की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 50,000 से ऊपर करते हैं तो आपको टैक्स काटना पड़ता है 5%, राइट। तो उसकी लास्ट डेट होती है आपकी
जिस मंथ में आप काटते हैं उसके नेक्स्ट मंथ पे 7th को होती है, लेकिन वो भी बढ़ा के आपको 31 मई कर दी गई है, राइट। अगर आपको 30 अप्रैल की आपने पेमेंट काटी है तो आपको टैक्स जमा करना है आपको 7 मई को, लेकिन वो डेट बढ़ा के कर दी गई है 31 मई 2021, ठीक है। अब 194M होता है कि पेमेंट ऑफ कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कंपनी, लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, प्रोफेशनल फीस पे, राइट। तो उसमें क्या होता है कि उसकी भी जो पेमेंट की डेट है वो 30 अप्रैल से करके 31 मई 2021 कर दी गई है, राइट। और ओके, तो ये तीनों होगी 194IA, 194IB और 194M, राइट। तो इनकी सबकी डेट बढ़ा के 30 अप्रैल से 31 मई कर दी गई है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ 61 containing particular of declaration received in the form number 60 which is due to the furnace on or before 30th of April may be furnace on or before 31st May। फॉर्म नंबर 61 होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है लास्ट ईयर की, हमें देनी होती है 30 अप्रैल को, लेकिन वो भी बढ़ा के हमारी 31 मई 2021 कर दी गई है। तो ये रहे सारे, ये तो सर्कुलर था। अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पे है प्रेस रिलीज। ये 1 मई को प्रेस रिलीज निकाली गई। गवर्नमेंट एक्सटेंड टाइमलाइन ऑफ सर्टेन कंप्लायंस इन द लाइट ऑफ द सेवर पेंडेमिक इन द व्यू ऑफ एडवर्स सर्कमस्टेंसेस arising due to the several COVID-19 pandemic, and also in the view of the several requests received from the taxpayer, tax consultant, and other stakeholders from across the country requesting that the various compliances dates may be relaxed. The government has extended certain timelines today. ये बाकी सारी जो चीजें नीचे दी गई ये एज इट इज सेम सर्कुलर की तरह है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, दोनों सर्कुलर है ये। अब यहाँ पे ये बात आती है कि सर्कुलर और प्रेस रिलीज में क्या डिफरेंस होते हैं। सर्कुलर होता है कि जो डिपार्टमेंट्स का हेड होता है, जिस भी डिपार्टमेंट की हम बात करें, अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो ये CBDT हेड होता है। तो सर्कुलर जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो इशू करता है, और प्रेस रिलीज PIB इशू करती है पब्लिक के लिए, राइट। तो होप सो अभी मैंने आपको इनकम टैक्स की जो भी चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए, जो अभी कल ही आए हैं। और अब मिस्टर रुद्रनाथ शर्मा आपको GST और MCA में जो भी चेंजेस हैं वो आपको बताएंगे। ओके, Thank you, Rahul. We will start with the first. We have start with the new circular come on in the month of April regarding corporate social responsibility. So actually, I'm not able to share my screen. So I will just give you. No issue. Okay, wait. I do share. Wait. Okay, at the time you're sharing the circular, I start. In month of May, we have a circular regarding CSR, corporate social responsibility. First, हम बात करते हैं corporate social responsibility क्या है, और 1956 जो कंपनीज एक्ट था उसके अंदर में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ इस तरह से कुछ क्लियर नहीं था, कोई एक्ट नहीं था। जब 2013 कंपनीज एक्ट आया उस समय पर CSR को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसे एक लॉ के कंपनीज एक्ट के अंदर में एक प्रॉपर एक सेक्शन के रूप में इसको रखा गया। कंपनीज एक्ट का जो इसमें CSR है, इसका जो सेक्शन है सेक्शन 135, इसके अंदर में जो भी कंपनीज हैं उसमें 3 क्राइटेरिया है। किसी भी कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट मोर देन 5 करोड़
कंसेक्यूटिव 3 years, अगर 3 साल तक Pardon, please, 3 साल Mr. में President. Pardon, please. yes Now you can. yeah thank you yes I know. So उसमें ये है कि अगर किसी भी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर अगर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, 3 साल में कभी भी अगर किसी भी इस 2-3 क्राइटेरिया में कंसेक्यूटिव 3 years में होता है, तो आपको सीएसआर इंप्लीमेंट होता है, आपको सीएसआर करना पड़ता है, और उसका जो परसेंटेज है वो है 2% ऑफ द प्रॉफिट। तो उसके लिए ये हुआ कि अभी जिस तरह से सिचुएशन हमारे देश में चल रही है, जिस तरह से हम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट का आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, सीएसआर एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो जिस तरह से अभी जो कोविड का पैनिक चल रहा है, और कोविड में जिस तरह से हम डेली न्यूज में देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, मेडिसिन की डेफिशिएंसी है, प्रॉपर बेड्स नहीं है, तो उस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो कंट्री ऑलरेडी फेस कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, काफी कंफ्यूजन है कॉर्पोरेट को लेके कि हम कहाँ पर इसको एक्सपेंस करें, क्या क्या एक्टिविटी हम करें जिस वजह से ये जो हमारा जो कंप्लायंस है 2% का जो प्रॉफिट का हमको करना है वो कंप्लीट हो। तो इसी के रिगार्डिंग और एक गवर्नमेंट ने क्या किया कि ड्यू टू नोटिफिकेशन शेड्यूल 7, जिसके अंदर में बताया गया है कि कौन कौन सी एक्टिविटी अगर आप करते हैं और किस किस चीज में अगर आप एक्सपेंस करते हैं, तो वो आपको सीएक्स एक्टिविटी में गवर्नमेंट जो एमसी है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आपको अलाउ करेगा उस तरह का एक्सपेंस। तो उसमें पार्डन प्लीज, अभी आप देख पा रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख पा कैरी ऑन। तो सीएसआर एक्टिविटी में करते हैं। अर्लियर जो था, जैसे आप एजुकेशन के लिए कोई करते हैं, या हंगर के लिए, पॉवर्टी के लिए कोई काम करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान भी इसके अंदर में इंक्लूड किया गया, एनवायरमेंट के लिए अगर आप कुछ करते हैं, तो उसी में शेड्यूल 7 के अंदर में इस चीज को ड्यू टू सर्कुलेशन जो नंबर है 10/2020 डेटेड 23 मार्च 2020 ये लेकर आया गया, और 22 अप्रैल 2021 को ये डाला इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब ये है कि ये पहले मार्च 2020 में भी इस चीज को लेकर आए थे सर्कुलर को, अभी फिर दोबारा से सर्कुलर को लेकर आए हैं, और इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि शेड्यूल 7 के अंदर में जो भी आप रिलेटेड प्रमोशन हेल्थ केयर कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसके अंदर में आपको सीएसआर एक्टिविटी नंबर 1 और 11 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू प्रमोटिंग ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी हेल्थ केयर, मतलब अगर हॉस्पिटल्स को आप बनाते हैं, या ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की आप प्रोवाइड करते हैं, या दवाई रखते हैं, या टेम्पररी आप कोविड सेंटर्स, कोविड हॉस्पिटल बनाते हैं, उसमें जो भी एक्सपेंस करते हैं, वो सारा का सारा एक्सपेंस जो होगा उसको हम सीएसआर में कवर करें। तो इस सर्कुलर से ये अब क्लियर हो गया कॉर्पोरेट्स को कि अगर आप कोविड के लिए भी कुछ अगर करते हैं, या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करते हैं, या कोविड के अंदर में आप लोगों को ऑक्सीजन की प्रोवाइड करते हैं, इस सब चीजों का अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो आपको सीएसआर के अंदर में उसको इंक्लूड किया जाएगा, और सीएसआर जो आपका खर्चा है वो अगर आप इसे करते हैं, तो उसमें वो आपको इसमें आपको कंसीडर क्या मतलब मान ही लेंगे कि हाँ ये भी सीएसआर एक्टिविटी का पार्ट है और ये सीएसआर एक्टिविटी होगा। तो इस सर्कुलर में इतना ही जो कुछ है, जो कि और इस के बारे में अभी तक जो है एमसी ने क्लेरिफाई किया। सेकेंड थिंग था कि अब मैं इसको सर्कुलर के अलावा अभी जीएसटी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। राहुल प्लीज इफ इट इज पॉसिबल देन यू कैन शेयर द यस दिस वन। जो ये अभी आपका जो है ये 1 मई 2020। Would you pardon please? Yes. Can you control my system? Check out. Yes, I'm no issue. No issue, no problem. You can control up and down. No, I'm not. 1 minute. Check it. You can? No. Okay. Okay, so 1 May 2021, we have a notification. Is an extraordinary means like extraordinary क्या होता है? अब एक्चुअली क्या होता है कि जो आपके लॉ है या जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं कि विद इन द पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, यू हैव टू फाइल द रिटर्न, यू हैव टू डिपॉजिट द जीएसटी, एवरीथिंग। सो उस समय पर अगर आपका कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है, जैसे कोविड का सिचुएशन हो गया, तो बहुत जगह लॉकडाउन है, बहुत जगह है जो ऑफिस बंद हो चुके हैं, बहुत से स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, तो लिमिटेड टाइम है। आप 6 बजे के बाद ऑफिस में नहीं रह सकते, 6 बजे के बाद आपको घर जाना होगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ये ऐसा सिचुएशन है कि जो हमेशा नहीं आता है। तो उस वजह से क्या किया, जीएसटी ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है
1 मई को, जिसमें जीएसटी के बाद जीएसटी के अंदर में जो जो चीजें हैं मैं उसके बारे में आपको समराइज करूंगा। मैं आपको एक एक चीज के बारे में आपको बताता हूँ कि देयर इज नो लेट नो लेट फीस फॉर फाइलिंग ऑफ 3B फॉर मार्च अप्रैल। एक्चुअली क्या है कि 3B फाइल करने के लिए आपको 15 डेज का टाइम मिलता है, और जो उसका 30 डेज का ओरिजिनल ड्यू डेट होता है टैक्स पे करने का, 30 डेज के अंदर में आपको टैक्स पे करना होता है, उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करते हैं अभी 31 मई कर। अगर आपका जो भी रिटर्न है 3B वो, और जो रिटर्न है वो अगर आपका फाइल नहीं हुआ है मार्च और अप्रैल का, तो उसमें जो डिपार्टमेंट ने आपको टाइम लिमिट दे दिया है कि 31 मई तक लास्ट डेट है कि आप उसमें अगर फाइल करेंगे तो ना तो आपको उसके ऊपर कोई भी आपको एडिशनल फीस नहीं देना पड़ेगा, लेट फाइन नहीं देना पड़ेगा, और वो आप इजीली 31 मई तक कर सकते हैं। इसमें जो है GSTR 4 का भी डेट जो है वो बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया। दिस इज नोटिफिकेशन नॉट फॉर ओनली अप्रैल, दिस इज फॉर मार्च एंड अप्रैल 4। देन ITC 4 का जो ड्यू डेट था एक्सटेंड करने का जैन टू मार्च क्वार्टर का, उसको भी एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया। GSTR 1 ड्यू डेट फॉर अप्रैल 2021 extend to 26th May, and IAF due date is extend to 28th May. Then timeline of all the other proceeding, asset order, etc., whose last date is completion falls between 15 April to 30th May, is extended to 31st May. रिलैक्सेशन जो है आपका जो भी अप्रैल का रिटर्न है या मार्च का रिटर्न है उस सभी पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप 31 मई तक आपने जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं मार्च और अप्रैल के, या क्वार्टरली रिटर्न जो आपको फाइल करना है या आपको जीएसटी पे करना है, उसके सभी का डेट जो है आपको एक्सटेंड करके 31 मई किया है। इस मीन्स की जो भी आप फाइल करेंगे 31 मई तक, उसके ऊपर किसी तरह का कोई फीस, लेट फाइन नहीं लगेगा। बट इस नोटिफिकेशन से पहले अगर आप फाइल करते मतलब 1 मई से पहले, तो उसके ऊपर आपको डेफिनेटली लेट फाइन लगता, लेट फीस लगता, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होता। बट अब 1 मई के नोटिफिकेशन आने के बाद से आप इजीली विदाउट फीस, लेट फाइन के आप ये फाइल कर सकते हैं। एंड दिस इज अ न्यू नोटिफिकेशन कम्स ऑन 1 मई। GSTR का आपको मैंने बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो ROC का जो आया था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक और सर्कुलर नया जो आया है वो आया है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट का, वो उसका शायद राहुल के पास उसका नोटिफिकेशन होगा। अगर राहुल प्लीज इफ यू एबल टू शेयर, देन यू प्लीज शेयर नोटिफिकेशन। रुद्र, लास्ट में एक बार जीएसटी को थोड़ा मतलब इन शॉर्ट में एक बार बता देना, क्योंकि वो आज के टाइम में लोगों को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब इन शॉर्ट में, जिससे उन्हें पता चल जाए प्रॉपर। इन शॉर्ट में मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, समरी में आपको बता देता हूँ, समरी बता देता हूँ क्या है। राइट। कि जो भी हम GSTR का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे 3B है मार्च और अप्रैल का, उसमें टाइम होता है 15 मार्च के लिए 15 डेज है और अप्रैल के लिए 30 डेज का टाइम होता है। उसको जो भी द टैक्स पेयर विद टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ रिस्पेक्टिवली फॉर क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च, नो लेट फीस if 3B filed by 30 days for the original due date. Okay. Second thing इसमें है GSTR 4 due date extend to 31st May. ITC 4 due date extend to 31st May for Jan to March quarterly. This is a quarterly return. Okay. Fourth is GSTR 1 due date for April 21st, April 2021 extended to 21st May, and IF due date extended to 28th May. Fifth is timeline for all the proceeding, asserts, order, etc., whose last date is completion falls between 15th April to 30th May is extended to 31st May. And sixth is relaxation is interest rate for March and April return. जो मतलब मार्च और अप्रैल का जो भी रिटर्न है, GSTR 1 है, 3B है, उसके अलावा जो आपके क्वार्टरली रिटर्न है, उन सब पर आपको रिलैक्सेशन मिल गया है कि अगर आपका लेट है और अगर अब तक आपने फाइल नहीं किया है, तो आज 1 मई को ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद से आप 31 मई जो है आपका लास्ट डेट है, आप 31 मई तक फाइल करेंगे तो कोई भी आपको लेट फाइन या किसी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। इसके बाद अगर अब तक जो है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 31 मई के बाद अगर आप पे करते हैं या 31 मई के आपको रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके ऊपर जो भी रेट है
जो उनका 18% 9% का जो उनका स्लॉट है जो आपको फाइल करना होगा वो आपको अप्लीकेबल होगा बस उस दिन से। बट इस 31 मई तक अगर आप करते हैं तो कोई नहीं है, 31 मई के बाद अगर आप करते हैं तो आप ये मत समझिए कि 1 से 31 मई तक का नहीं लगेगा, उसका भी लगेगा 31 मई के बाद अगर आप करते हैं तो। बट 31 मई तक करते हैं तो कोई भी लेट फाइन, लेट फीस या किसी तरह का कोई इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं होगा। दिस इज अ वेरी वेरी बिग रियलाइजेशन गिवन बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी भी जो सिचुएशन ये चल रही थी और ये बार-बार ये चीज़ हो रहा था कि रिक्वेस्ट भी ऑब्वियसली रिक्वेस्ट किया गया था लोगों के द्वारा था, इंस्टीट्यूशन ने भी रिक्वेस्ट किया कि इस चीज़ को एक्सटेंड किया जाए और ये एक अच्छा एक स्टेप है जीएसटी डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का कि इसमें रिलैक्सेशन देने से, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 to 11 स्टेट्स जो है बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं कोविड से और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ऑफिस में आकर या किसी तरह से इस काम, क्योंकि काम तो हैम्पर होता ही 100%, आप उस चीज़ को स्मूथ वे में नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट सोच रही है और गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। एक ये स्टेप है, दूसरा सीएसआर का जो स्टेप लिया वो भी काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा स्टेप था, क्योंकि अगर इस तरह की सर्कुलेशन से अगर आप देते हैं कि हाँ आपको हम सीएसआर के अंदर में जो आप एक्सपेंस करते हैं कोविड के बेड के, तो दिस इज आल्सो इंक्रीज द बूस्ट टू द कॉर्पोरेट्स। और वो कॉर्पोरेट्स क्या है उस चीज को इस पे जो भी उनका है, देखिए एक तो ये चीज है कि उनको सीएसआर का कंप्लाई करना है, वो तो ठीक है, वो बाउंडेड बाय द लॉ बाय द कंपनीज एक्ट एवरीथिंग है। बट अगर इस तरह से एक फ्री हैंड देना सीएसआर के लिए कॉर्पोरेट्स को, तो ये ऑब्वियसली जो आज की सिचुएशन है कोविड का में उसमें जीतने की संभावना है, क्योंकि सारे कंट्रीब्यूशन पूरा देश मिलकर चीजों करेगा, तो वो हमारे लिए शायद जो भी मतलब कोविड का सिचुएशन से निकलने में टाइम अच्छा रहेगा। यस राहुल। Now your insolvencies circular is here. Yes, is a insolvency circular notification. This is notification. Yeah. इस सर्कुलर के अंदर में जो ये नोटिफिकेशन है ये आया है इसके ऊपर इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक कट पे। इसमें एक्चुअली जो है जो आप इसके स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसके ऊपर में जो मोटा मोटा जो भी एक चीज है कि इसके अंदर में जो बताया गया है कि इसको नीचे करना एक बार, इसमें एप्लीकेशन का जो तरीका, जो एप्लीकेशन फाइल करने का वो फॉर्मेट कैसा होगा, आप में उस चीज में क्या डिटेल जाएंगी, name, address, email address, identification number of the address or communication of the corporate. Second is name, address, email ID, or finding number of the address for the register of the corporate director. So it's a format. This is a format given by the MCA कि application किस मोड में जाएगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी और किस किस जो डिटेल्स में भी मतलब जो पहले जो एक एप्लीकेशन था उस एप्लीकेशन को मॉडिफाई किया गया है और उसमें कुछ जो नए एडिशंस किए गए हैं कि इंफॉर्मेशन किस तरह की चाहिए क्या है। तो पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का है कि उसमें उसका नेम एड्रेस ईमेल एड्रेस होगा, रेगुलर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, प्रपोजल का प्रोफेशनल होगा, नेम ऑफ द क्रेडिटर हु अप्रूव द प्रपोजल, क्योंकि जब भी आप किसी के जो भी आप इस तरह के एप्लीकेशन सेटिंग फाइल करते हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर हर क्रेडिटर का भी डिटेल जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन क्रेडिटर हैं जिनकी डेब्ट जो है, जिनका पेमेंट अभी तक कंपनीज ने नहीं किया है, तो उसकी डिटेल जाएगी। Particulars of financial operation debt creditors wise as applicable. Yes, definitely creditors का डिटेल जाना चाहिए कि उनका पैसा कितना पेंडिंग है और क्या क्या उसमें उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, टोटल डेब्ट रेज एंड अमाउंट इन डिफॉल्ट, कितना डिफॉल्ट अमाउंट है, कितना अमाउंट उनका पेमेंट पेंडिंग था, डेट व्हेन द फाइनेंशियल ऑपरेशन डेट वाज इनकर्ड, कब उसका इनकर्ड हुआ। मतलब आप एक होता है कि आपने कोई परचेज किया, उसको परचेज करने के बाद विदिन 30 डेज और 40 डेज और 15 डेज पेमेंट जो है ड्यू होता है, तो वो उस दिन से देखा जाएगा कि आप परचेज करने के बाद मटेरियल खरीदने के बाद में 15 दिन या 7 दिन का जो टर्म्स कंडीशन है तो वो कब इनकर्ड का मतलब है कि कब वो रिलीज हुआ। पर्टिकुलर सिक्योरिटी हेल्ड इफ एनी द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन इट्स एस्टिमेटेड वैल्यू एज पर द क्रेडिटर। मान लीजिए किसी ने वो एक चार्ज फाइल किया है या सिक्योरिटीज कुछ दी है तो उसका क्या वैल्यू है, कितना एस्टिमेट वैल्यू कितना हो गया है, वो एज पर क्रेडिटर वो आपको फाइल करना होगा। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, क्या क्या अटैच करना है एप्लीकेशन इन ऑर्डर में। उसके बाद एफिडेविट, जो एफिडेविट का जो फॉर्मेट था पहले वो भी एफिडेविट फॉर्मेट चेंज कर दिया। So this is all about the whatever the changes in NCA, what are the new circulars and notifications comes in the month of April. These are all about, and I hope we are able to हम able हुए हैं कि आपको वो चीज़ को बहुत ही समराइज वे में और उसको बहुत ही अच्छे से आपको बता पाए होंगे, इसमें हम सक्सेस हुए होंगे।
एंड आई रिक्वेस्ट अगर किसी तरह का और भी कोई आपका क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ एक टॉपिक पर आपसे हम बात करें और वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें आप मेल कर सकते हैं और अपना कमेंट्स हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल। ओके रुद्रा, थैंक यू सो मच संडे के दिन टाइम लेने के लिए एंड लाइव सेशन। होप सो हमारा लाइव सेशन रेलिवेंट रहा और लोगों के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी गई जाएगी। बट फिर भी जैसे कि मेरे कोलीग रुद्र ने बोला है कि अगर आपके पास कोई भी और भी क्वेरी है कि अगर आप और कोई वीडियो पे आप चाहते हैं कि उस पर हम लाइव सेशन करें, तो प्लीज आप कमेंट में लिखें या फिर मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आ रहा है, आप वहाँ पे रिक्वेस्ट डालें। ये भी किसी के द्वारा रिक्वेस्ट ही डाली गई थी, तो हमने इसे लाइव सेशन करा था हमने। ओके, तो होप सो हमारे द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आपको जितनी भी जरूरत है वो आपकी पूरी हुई होगी। सो लेट्स नेक्स्ट सेशन क्या होगा वो आपको यूट्यूब के थ्रू आपको मिल जाएगा। ओके रुद्रा, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, हैव अ गुड डे। यू टू।